हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था, लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आज हम समझेंगे कि अगर फार्मा की कोई कंपनी चूज करनी हो तो कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्मा का बिजनेस एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो देखो, फार्मा के बिजनेस में ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है उनका R&D, यानी कि रिसर्च करना, डिस्कवरी करना कि कौन सा जो हमारा प्रोडक्ट है या कौन सा जो ऐसे जेनरिक है जो कि ज्यादा यूज में आ रहा है। वो केमिकली काफी ही सारी चीजों को ही रिसर्च करते रहते हैं। तो जब वो कोई रिसर्च करते हैं एंड उससे अगर कोई नए ड्रग की डिस्कवरी हो सकती है तो डिस्कवरी बन जाता है उनकी बिजनेस मॉडल का दूसरा पार्ट। अगर वो डिस्कवरी एक्चुअली यूजफुल है एंड मेडिसिन को बनाने में हेल्प कर सकती है तो उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा पार्ट, विच इज मैन्युफैक्चरिंग। तो पहले रिसर्च, फिर उसकी डिस्कवरी एंड तीसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग। इसकी ही तरीके से जितनी भी फार्मा कंपनीज है वो वर्क करती हैं। फिर हमारे पास आता है कि ये जो फार्मा कंपनीज हैं इनका मतलब और क्या है होता है इनके बिजनेस ओरिएंटेशन में। देखो, पहला तो आता है वैल्यू चेन में एक एंड प्रोडक्ट की तरह काम करना, यानी कि बस एक एंड प्रोड्यूसर बन के मेडिसिन की सप्लाई को कर देना। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। आपको सिर्फ एंड प्रोडक्ट बनाना है, उसकी कोई भी रिसर्च डिस्कवरी आपको नहीं करनी, तो उसके केस में आप वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किसी और को दे सकते हो। तो फार्मा कंपनीज इन 2 डिफरेंट मॉडल्स पे वर्क करती है, यानी कि या तो वो एंड प्रोडक्ट बनाकर बेचती हैं या फिर वो रॉ मटेरियल यानी कि रिसर्च एंड डिस्कवरी वो किसी और को आउटसोर्स कर देती है। तो ये तो हो गया फार्मा कंपनीज का बेसिक मॉडल ऑफ हाउ दे वर्क। अब बात आती है कि फार्मा कंपनीज जो है उनका एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है। तो उनका मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर है ना वो R&D पे ही होता है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम, स्किल सब कुछ बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहीं पर उनके मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस हैं जाते हैं। अब हमारे पास आता है कि इनका प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है। जितने भी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं या फिर जो इनके डॉक्टर्स हैं या फिर जो इनके साइंटिस्ट हैं जिनको ये पेमेंट्स करते हैं या जितना भी टाइम जाता है, तो उन सभी ही एक्सपेंसेस से एंड फाइनली जब हम अपने ड्रग की सेलिंग करते हैं एंड अगर मैक्सिमम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो वाइडली यूज होता है, तो इनके ही मतलब यही एक पैरामीटर है जिसमें हम अपने रेवेन्यूज को इन एक्सपेंसेस से माइनस करके प्रॉफिटेबिलिटी डिराइव करते हैं। देयर इज नो अदर हिडन सीक्रेट कि हाउ डू दे मेक मनी टाइप्स। अब आते हैं कि इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहला इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, हाई फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑफ कोर्स इनका ऑपरेशनल कॉस्ट फिक्स क्यों है? बिकॉज डेली बेसिस पर जब आप रिसर्च कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि अगले ही दिन उसका रिजल्ट आ जाए। वो रिसर्च कई बार महीनों, हफ्तों एंड सालों तक भी स्ट्रेच हो सकती है। तो अगर आप एवरी डे उस फैसिलिटी में जाते हो और उस फैसिलिटी को यूज़ करते हो रिसर्च करने के लिए, तो वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका इमीडिएट रिटर्न तो नहीं आता, बट देन एवरी डे यू हैव टू पे दैट, यू हैव टू बियर दैट एक्सपेंसेस। फिर आता है हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस क्यों है? रिसर्च के लिए तो जो एक्सपेंस जाना है वो तो जाना ही है। डेली उन डॉक्टर्स को, उन साइंटिस्ट को पेमेंट देना उन रिसर्च से रिलेटेड, एज आई ऑलरेडी सेड, हफ्ते, महीने, साल जितने भी लगे, दे आर कमिंग डेली, दे आर डूइंग देयर रिसर्च, पता नहीं उसकी डिस्कवरी कब होगी। सो दैट मेक्स इट अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। फिर आता है हाई जेस्टेशन पीरियड ऑफ रिटर्न। जब आप किसी ड्रग की डिस्कवरी या किसी ड्रग की रिसर्च को शुरू करते हो, पहली बात तो उसको ढूंढते ढूंढते ही बहुत टाइम लग जाता है। दूसरा, उसको डिस्कवर करने के बाद मैन्युफैक्चर जब आप करते हो, देन फाइनली जब वो एक एंड कंज्यूमर के पास जाके आपके पास रिटर्न आता है ना, तो उसका पीरियड बहुत लंबा होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग दीज रिसर्च एंड डिस्कवरी। एक बार हो गया उसके बाद तो उसके रिटर्न्स आपको इमीडिएटली आते रहते हैं, बट पहली बार अगर आपको उसका रिटर्न मिलना होता है तो उसमें जेस्टेशन पीरियड यानी कि वो काफ़ी लंबा रहता है। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस। येस, इंडिया में जो फार्मा बिजनेस है ना, दैट इज एक्चुअली मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। 70 to 75% जो हमें बिजनेस है वो यूएस या यूरोप मार्केट्स से मिलता है। तो कंपनीज के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आता है न्यू प्रोडक्ट एंड पेटेंट लॉन्चेस। देखो, कई कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स खुद से लॉन्च करती हैं एंड उनको ही वो पेटेंट भी करवा लेती हैं, बट क्योंकि यू सी मेडिसिन इज मेड फॉर द ग्रेटर गुड, तो अगर कंपनी एक बार उस पर पेटेंट करके रख लेगी, हो सकता है प्राइस पे भी वो डिस्क्रिमिनेशन सा करे, हाई प्राइस रखे, मोनोपोलिस्टिक प्राइस रखे, बट क्योंकि ये ग्रेटर गुड के लिए है, सो देयर इज दिस लॉ दैट आफ्टर पीरियड ऑफ मे बी 10 years or 20 years वो पेटेंट जो है उसका जो एक्सपायरी हो जाती है। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक ड्रग सन फार्मा ने बनाया है तो 20 years तक उनके पास उसका जो भी सीक्रेट है, दैट formula of chemical compound or whatever, they can keep it safe till 20 years. But after the expiry of 20 years, other pharma companies, they have to actually start, they can apply कि हमें उसका जो सीक्रेट है वो आप हमें बता दो, so that जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग है वो लार्जर स्केल पे हो सके and it is widely available for all the people to use it, consume it.
तो ये तो हो गया न्यू प्रोडक्ट्स एंड पेटेंट लॉन्चेस। फिर आता है हाईली रेगुलेटेड बिजनेस। ये बिजनेस इतना ज़्यादा रेगुलेटेड इसलिए है बिकॉज यू सी दैट इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू अ ह्यूमन हेल्थ। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंश्योर करती हैं कि कोई भी ड्रग इस तरीके से ना बनाया जाए कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हों, कि फ़ायदे की जगह लोगों का नुकसान होना शुरू हो जाए, कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो। एंड एक रेगुलर चेक रहता है कि जो भी फैसिलिटी है दैट शुड ऑल्सो बी इन प्रॉपर इन्वायरमेंट उन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। तो इनकी रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होती है एंड अगर कंपनी पर किसी भी एक ड्रग को लेकर बैन लग जाए या किसी एक प्लांट पे बैन लग जाए तो वो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बहुत भारी पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफेंसिव सेक्टर अगेंस्ट रिसेशन। देखो चाहे रिसेशन हो, इन्फ्लेशन हो, कोई भी सेगमेंट हो, ऐसा नहीं है ये स्टॉक्स हिट नहीं होते, बट द पॉइंट इज अब फार्मा सेक्टर समझो ये एक नेसेसिटी है, ये नीड है। कुछ भी सिचुएशन हो मार्केट में इनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। रिसेशन हो, लोग चाहे कोई और सामान जाकर ना खरीदे, उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, पर मेडिसिन के लिए of course everybody will step out to have that necessity with them. Last but not the least, intense competition and price wars. इतना ज़्यादा इंटेंस कॉम्पिटिशन रहता है फार्मा कंपनीज के बीच में कि उनकी जो प्राइस वॉर्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंस रहती हैं। अगर एक कंपनी ने उसका प्राइस कम कर दिया है तो दूसरी कंपनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता जस्ट टू गिव दैट इक्वल प्राइस, सो दैट लोगों का जो मार्केट शेयर है वो लूज ना करते। इतना ज़्यादा टफ रहता है इस सेक्टर में प्राइजेज एंड कॉम्पिटिशन। अब हम बात करते हैं कि आज तक ओके मॉडल समझ में आ गया, कहाँ इनके खर्चे होते हैं समझ में आ गया, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नोट करने चाहिए समझ में आ गया। व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट वी नीड टू लुक फॉर। जब हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो जब भी आप कोई भी फार्मा स्टॉक देखोगे ना तो सबसे पहले आप उसमें ये देखना कि वो डोमेस्टिकली कितना रेवेन्यू अर्न करते हैं, एक्सपोर्ट से कितना रेवेन्यू अर्न करते हैं। एज ऑलरेडी सेड 70 to 75 बिजनेस कहाँ से आ रहे हैं, हमें यूरोप एंड यूएस से आ रहा है। तो उनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना उसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो as I said, domestic and exports is the revenue that we earn domestically and from exports. अगर मैं इसमें सन फार्मा का एग्जाम्पल लूँ, इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल विद ऑफ कोर्स द एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स, बट इट इज नोवेयर एन एडवाइस कि आप जाकर कल को सन फार्मा जो है वो बाय कर ले। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू टेल यू कि कैसे हम कंपनीज को एनालाइज करते हैं। तो अगर मैं सन फार्मा का एग्जाम्पल लूँ तो सन फार्मा का FY21 में द डोमेस्टिक रेवेन्यू दैट दे अर्न वाज 30%, वेराज उनके एक्सपोर्ट्स जो थे वो 70% थे। तो ये अब आप बोलोगे कि क्या पैरामीटर क्या है, डोमेस्टिक कितने होने चाहिए एंड एक्सपोर्ट्स से कितना रेवेन्यू आना चाहिए, कुछ ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है, बट ऑफकोर्स बैलेंस होना चाहिए। अभी आप देखो एक्सपोर्ट्स की तरफ हम ज़्यादा डिपेंडेंट हैं 70%, एंड अभी जो यूएस एंड यूरोप में प्रॉब्लम चल रही है, इन्फ्लेशन की क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसके कारण ही ये जो फार्मा कंपनी है दे आर ऑल्सो हैविंग द हिट। अगर यही डोमेस्टिक बिजनेस में ज़्यादा इनका शेयर होता रेवेन्यू का तो फिर भी बिजनेस को हिट थोड़ा कम मिलता। तो दे नीड टू इंश्योर दैट बैलेंस, एंड ऑफ कोर्स डोमेस्टिक को और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द की फॉर ऑल फार्मा कंपनीज, बिकॉज अगर वो नई डिस्कवरीज करेंगे तो उसके बाद वो उसका पेटेंट रख सकते हैं अपने पास 20 ईयर्स तक, एंड वो 20 ईयर्स का पेटेंट उनके लिए एक्चुअली मेन चर्निंग बिजनेस होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंपनीज के लिए। तो सन फार्मा के एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो उनका जो इन्वेस्टमेंट इन RD है दैट इज समवेयर अराउंड 6.3%। आइडियली ये डबल डिजिट में होना चाहिए, बट इंडिया में इसकी रेंज 7% के आसपास कहीं रहती है। येस, ऑल द फार्मा कंपनीज नीड टू पुल अप देयर सॉक्स कि वो इस परसेंटेज को एक्चुअली डबल डिजिट लेकर जा सकें। फिर हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर आता है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड ANDA फाइलिंग्स। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस कि आप जैसे नए से नए प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे आपके पास टॉप लाइन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो जो भी कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है वो तो उनके लिए बेनिफिट होता ही है। अब बात आती है कि ANDA फाइलिंग क्या होती है। ANDA से मेरा मतलब है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको पीछे भी एग्जाम्पल में बताया कि सन फार्मा ने अगर कोई ड्रग लॉन्च किया था एंड 20 ईयर्स तक उसके पास उसका पेटेंट था, जैसे ही उसका पेटेंट 20 ईयर्स खत्म होते हैं ना, ल्यूपिन और बाकी फार्मा कंपनीज क्या करती हैं, ANDA फाइलिंग करती हैं कि क्योंकि उनका पेटेंट अब खत्म हो गया है तो उनको बोलो कि हमें वो फॉर्मूला दे ताकि हम भी उस मेडिसिन को बनाना शुरू कर दें। तो कंपनीज को न्यू प्रोडक्ट्स तो लॉन्च करनी ही है, साथ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ANDA फाइलिंग्स करनी है ताकि जो बाकी कंपनीज प्रोडक्ट बना रही हैं उसका भी उनको कहीं ना कहीं से शेयर मिल सके। सन फार्मा का एग्जाम्पल है तो 31 प्रोडक्ट लॉन्चेस उन्होंने किए हैं एंड 501 ANDA अप्रूवल्स भी मिले हैं उनको। ये जितना ज़्यादा हो उतना बेटर होता है किसी भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ कोर्स रिसर्च एंड डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट की पेमेंट्स तो हैं ही, बट दे ऑल्सो नीड टू डेवलप अ फैसिलिटी जहाँ पर ये सारी ही चीज़ें को टेक केयर किया जा सके। एंड जो भी आप फैसिलिटी बनाओगे इट नीड्स टू हैव सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स, बिकॉज जिन चीज़ों से ये डील कर रहे हैं दे कैन समवेयर और द अदर थोड़ी प्रॉब्लमैटिक भी
भी मतलब ऐसे हजार्डियस टाइप हो सकती हैं। तो उस प्लांट को मैन्युफैक्चर करना या उस एरिया को मैन्युफैक्चर करना जहाँ पर ये क्या कहते हैं इस्टेब्लिश करना, जहाँ पर ये रिसर्च टेक ओवर होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज। तो सन फार्मा के केस में दे हैव स्पेंड समवेयर अराउंड 1073 करोड़। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा बेटर हो, मतलब जितना ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा उतना ही कंपनीज के लिए बेटर होगा, बिकॉज ऑफकोर्स देन उनके पास अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च मोर प्रोडक्ट्स, टू डिस्कवर, टू हैव दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एनवायरमेंट विल बी मोर। फिर हमारे पास आता है MA ऑर्गेनिक ग्रोथ। MA इज बेसिकली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो मर्जर एंड एक्विजिशंस इन कंपनीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज हर फार्मा कंपनी ना अपने लिए एक नीश बनाती है कि हम ये फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, या हमें API बनाना है, या हमें सिर्फ रॉ मटेरियल बनाना है, थर्ड पार्टी के लिए बनाना है। एंड और तो और उन्होंने ना अपनी मेडिसिन को भी काफ़ी नीश किया रखा है कि इसमें मेरा मार्केट शेयर है। तो फार्मा कंपनीज एट लार्ज क्या करती हैं, छोटी छोटी फार्मा कंपनीज का अपने साथ मर्जर या फिर उनको एक्वायर कर लेती हैं। उससे इनको बेनिफिट क्या होता है, सिनर्जीज मिलती हैं, उनका मार्केट शेयर मिलता है। तो सन फार्मा के केस में उन्होंने एक्वायर किया था त्रिकाल मेडी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उन्होंने 65.91% का स्टेक लिया। जितनी ज़्यादा आप एक्विजिशंस करते हो या मर्जर्स करते हो उतना ही कंपनी के लिए बेटर होता है, बिकॉज यू गेट टू हैव द रीच ऑफ मोर प्रोडक्ट्स इन योर पोर्टफोलियो। नेक्स्ट हमारे पास आता है USFDA इंस्पेक्शन। USFDA से मेरा मतलब है US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेटरी चेक्स रखती है ऑन ऑल द फार्मा कंपनीज एंड यस इवन ऑन इंडियन फार्मा कंपनीज। वाई? बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड, इंडिया का बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं टू US एंड यूरोप। तो US नीड्स टू इंश्योर कि इंडियन कंपनीज जो ये प्रोडक्ट बनाकर US में बेच रही हैं, दे आर सेफ फॉर द पीपल टू कंज्यूम, द इन्वायरमेंट इन विच दे आर मेकिंग दैट ड्रग और इन मैन्युफैक्चरिंग और डिस्कवरी दैट दे आर डूइंग, दैट इज प्रॉपरली साउंड प्रूफ कि कोई गलती नहीं हो रही है जिसमें से पीपल की लाइफ कैन कम एट स्टेक। तो आपके पास कोई भी USFDA का रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए। अगर वो रेड फ्लैग्स ज़्यादा है तो ट्राई एंड अवॉइड दैट फार्मा कंपनी। अब जैसे सन फार्मा के केस में देयर इज वन फैसिलिटी विच इज़ बीन रेड फ्लैग्ड। ये रेड फ्लैग्स जितने कम हो आपकी कंपनी उस फार्मा कंपनी के लिए उतना बेटर रहता है। अब हम कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो हमारे पास आता है EBITDA, मतलब जितनी भी अर्निंग्स हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, इन सबसे पहले हमारा जो मेन कोर अर्निंग है उसमें हमारे पास मार्जिन कितने अच्छे चल रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है। एंड करंटली सन फार्मा के केस में इट इज़ 24.11%। फिर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपने जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉय की है उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो फार्मा के केस में, सन फार्मा के केस में इट इज़ 8.05%, बट आइडियली फार्मा कंपनीज के केस में इट कैन बी समवेयर अराउंड 10 to 25%। सो सन फार्मा नीड्स टू पुल अप देयर स्टॉक्स इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। देन आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी हम सबको पता है कि डेट कम से कम रहना चाहिए, बट फार्मा कंपनीज के लिए डेट कभी कभी ज़्यादा हो सकता है। एज ऑलरेडी मेंशन, इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव स्ट्रक्चर। इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, सन फार्मा का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है दैट इज नियरली 0.27, विच इज़ वेरी आइडियल, बिकॉज एक सन फार्मा कंपनी के लिए 0.2 से 0.3 आइडियल है। तो दे नीड टू मेंटेन इट, क्योंकि डेट कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, बट मेंटेन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लास्टली हमारे पास रेशियो आती है एसेट टर्नओवर रेशियो। अब बहुत सारे एसेट्स को हम एक्वायर करते हैं, एसेट से कितना टर्नओवर हम जनरेट कर पाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन फार्मा के केस में इट इज समवेयर अराउंड 0.33, विच इज़ अ वेरी आइडियल रेशियो। तो 0.2 से 0.3 के बीच में अगर आपकी कंपनी एक एसेट टर्नओवर जनरेट करके दे पा रही है, द फार्मा कंपनी दैट यू आर लुकिंग फॉर, देन ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। यू कैन कीपिंग इन माइंड द अदर पैरामीटर्स, यू कैन हैव अ डिसीजन कि अब मेरे को ठीक है मैं इस फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूँ तो ल्यूपिन में बहुत ज़्यादा हमें जो फॉल देखने को मिला था, उसका वन ऑफ द रीजंस ये था दैट USFDA के जो रेड फ्लैग्स थे ना वो उस कंपनी पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। सो यू सी, कभी कभी हमें रीजंस पता नहीं होते। तो ये पैरामीटर्स अगर आपको पता रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओके इस फार्मा कंपनी में ये पर्टिकुलर पैरामीटर की प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ वाई मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, एवरेजिंग करनी है नहीं करनी, वो डिसीजन भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आते हैं कि इन फार्मा कंपनीज के पास मोट्स क्या रहते हैं। सबसे पहला तो रहता है इनका ब्रांड नेम। आपको जेनेरिक्स नहीं पता कि कौन सा रॉ मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है। आपको जैसे एवरीबडी इज़ वेरी वेल फेमिलियर विद पैरासिटामोल। पैरासिटामोल क्या है, क्या करती है, एंड उसका मार्केट शेयर ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा होगा। द कंपनी हु इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग इनटू द पैरासिटामोल, एंड बहुत सारी कंपनीज आर मेकिंग पैरासिटामोल बट डिफरेंट सॉल्ट्स रहते हैं उसमें, जो भी है। तो पॉइंट इज कि जितना अच्छा, जितना बड़ा ब्रांड नेम होगा ना मेन मेडिसिन का, नॉट द जेनेरिक्स, उतना ही कंपनी के लिए बेटर होता है। नेक्स्ट आता है गुड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। ऑफकोर्स
जो फार्मा कंपनी है उनका मैक्सिमम बिजनेस वेस्टर्न हमारी वर्ल्ड से आ रहा है हमारे पास, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो जिस कंपनी के पास जितना अच्छा एंड डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही उस कंपनी के लिए सेकंड मोड बनता है। तीसरा आता है कंटिन्यूस प्रोडक्ट लॉन्चेस, जिससे कि होती है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ। जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का मतलब ये है कि वो डिस्कवरी उसकी ज़्यादा कर रहे हैं, वो रिसर्च उसकी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसी फार्मा कंपनी को उस मोड का बेनिफिट भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास हायर इन्वेस्टमेंट इन R&D, विच इज़ द बिगेस्ट मोड एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जो कंपनी सिर्फ एंड प्रोडक्ट बना रही है ना, व्हाट इफ अगर वो उसका रॉ मटेरियल भी बनाने लगे, इससे कंपनीज के मार्जिन्स जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। बिकॉज जब आप रॉ मटेरियल, कई बार हमने कितनी बार सुना है कि कंपनीज बोलती है कि हमारे रॉ मटेरियल्स एक्सपेंसिव हो गए इसलिए हमारे मार्जिन्स कम हो गए। अगर कंपनीज वो रॉ मटेरियल खुद ही बनाने लगी तो वो भी उनके लिए एक बेटर मोड काम करता है। एंड काफ़ी कंपनीज आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू दिस बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जहाँ पे मेन प्रोडक्ट के साथ साथ रॉ मटेरियल भी वो खुद ही बना रही हैं। लास्टली हमारे पास मोड जो आपको फार्मा कंपनीज में देखना चाहिए इज क्रैम्स एंड बायोसिमिलर। क्रैम्स इज बेसिकली थर्ड पार्टी को ये फाइनल प्रोडक्ट्स या फिर उनकी जो रॉ मटेरियल्स हैं, APIs जिनको हम कहते हैं, वो बनाकर देना। एंड बायोसिमिलर इज बेसिकली मेकिंग ऑफ द ड्रग फ्रॉम बायोलॉजिकल्स। So this was all about pharma sector. These were all about the pharma sectors के characteristics, the parameters that you need to look on and the modes. अगर ये मोड आपको किसी भी फार्मा कंपनी में दिखते हैं that they are adapting to these newer modes, तो that means that you can have your money placed on that particular pharma stock. But to know more कि आपको कौन से pharma stock में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना % करना चाहिए, then please be part of our model portfolios. उनको सब्सक्राइब करें, यूज़ करें कूपन कोड जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है, जहाँ पे आपको मिलेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।